बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, आज 10वीं मरतबा सुहेल अफरीदी मुलाकात के लिए अडयाला जेल आ रहे हैं और इसके लिए सुहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद पहुँच गए। अरकान को ये कह दिया गया कि आप लोग भी पहुँचें और कारकुनों की तादाद भी अब अडयाला जेल के बाहर पहुँचेगी। इससे पहले हमने देखा कि 2 दिन पहले अलीमा खानम पे और इमरान खान साहब की जो बाकी बहनें हैं उनके ऊपर और वहाँ मौजूद कारकुनों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया आधी रात को सर्दी में। और कुछ लोग इसको बड़ा नॉर्मलाइज कर रहे थे, कुछ नहीं होता, बिल्कुल ये नॉर्मल है, ये पूरी दुनिया में होता है। तो ठीक है, जो जो चीज़ जहाँ जहाँ दुनिया में बुरी होती है वो सारी इकट्ठी करके पाकिस्तान में ले आए और जो अच्छी चीज़ें दुनिया में होती हैं वो कभी भी उसको काबिल तकलीद हम नहीं समझते। अब ये जो जर्नलिस्ट इस किस्म के बयानिए बना रहे हैं ना कि कुछ भी नहीं होता, मैंने इनको छोटी छोटी बातों पर मातम करते हुए और चिल्लाते हुए देखा है। ये तत्ते तवे पे बैठ जाते थे जब ज़रा सा हल्की सी छींक भी नवाज शरीफ साहब को जेल में आ जाती थी। ये मियाँ साहब की ज़िंदगी की ज़मानत मांगते थे, ये अदालतों में जाकर गिड़गिड़ाते थे कि नवाज शरीफ साहब को खुदा के वास्ते हमारा नवाज शरीफ हमें वापस कर दो। ये काम ये लोग करते थे। लेकिन आज इन्होंने किबला अपना किसी और तरह का बदला हुआ है। इंसानी हकूक़ के मामलात में इन्हें फ़िक्र ही नहीं है इस बात की, इनका अपना मामला चलता रहना चाहिए। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो आज 10वीं मरतबा आएंगे निज़ाम को नंगा करने के लिए। ऐसा लगता तो नहीं है कि मुलाकात करवाई जाए, लेकिन अगर मुलाकात करवा दें तो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि अब आसिम मुनीर साहब इस्तिस्ना भी ले चुके हैं। आसिम मुनीर साहब अपने सारे मामलात कर चुके हैं, उन्हें ऐसा कोई ख़तरा भी नहीं है। और वो DGI-SPR की एक बड़ी दबंग किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा चुके हैं। तो अब मुलाकात होने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़िद का मामला है, वरना इमरान खान की बीवी की तो मुलाकात कम से कम करवा देते, उनकी अहलिया की मुलाकात भी नहीं करवा रहे। बहरहाल सुहेल अफरीदी का और चंद और लोगों का नाम दिया गया है, वो आज 10वीं मरतबा इस निज़ाम के कपड़े उतारने आएंगे। तो निज़ाम जो है वो हर दफ़ा अपना एक कपड़ा खुद ही उतार के उनके कदमों में फेंक देता है। ये हालात हो गए हैं। और ये सियासतदान जो आज ये सारा माहौल इंजॉय कर रहे हैं ना, बिलावल समेत, बिलावल साहब कल दोबारा आए सामने। बिलावल जरदारी ने लाहौर के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ की हैं और उसके बाद कहा जी PTI जो है दहशत गर्दों की तरह बिहेव करती है, तो इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। बिलावल साहब, कराची में असला कौन बांटता था? आपका वज़ीर दाखिला। गैंग वॉर कौन करता था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अभी इंडिया ने एक मूवी भी बनाई है वो रहमान डकैत के ऊपर, ये किसका आदमी था? बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी चलाता था ना, याद है आपको? बिलावल, आपको मैं याद दिलाता हूं ये मिर्जा साहब क्या गुल खिला रहे थे, रहमान डकैत क्या कर रहा था, उज़ैर बलोच किसका साथी है। ये जो कराची के अंदर एक अंडरवर्ल्ड पूरा काम करता था, किसके लिए काम करता था? खालिद शहनशाह क्यों कत्ल हुआ था और उसके किनके साथ ताल्लुकात थे? तो बिलावल जरदारी साहब दहशतगर्द कौन है और कौन असला और बंदूक इस्तेमाल करता है, सारी दुनिया को पता है। अल जुल्फ़िकार किसकी थी, ये भी सारी दुनिया को पता है। आप ही की फैमिली ने बनाई थी ना अल जुल्फ़िकार। क्या कारनामे उन्होंने किए थे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक बंदूक उठाई? एहतजाज उन्होंने ज़रूर किया, एहतजाज किया, मुकाबला किया। एक आदमी आप ऐसा नहीं दिखा सकते जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गोलियां मारी हों या किसी एहतजाज में उन्होंने गोलियां चला दी हों या कहीं पे उन्होंने हमला कर दिया। एहतजाज करने वो ज़रूर गए कहीं पे। लोग जब एहतजाज करने वालों पे गोली चलती है, आंसू गैस चलती है, तो लोग रिटेलिएट करते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन गोली किसी ने नहीं चलाई। ये तुर्रा इम्तियाज़ जो है ये पीपल्स पार्टी को तो हासिल है, MKM को भी हासिल है, कई और जमातों को हासिल है। तहरीक लब्बैक वालों ने भी काफ़ी मार कुटाई की है, लेकिन PTI ने वो नहीं किया। तो बिलावल ना बताएं दुनिया को कि दहशतगर्दी क्या होती है और दहशतगर्द किस तरह के होते हैं, उनका तो ये बनता ही नहीं है बताना। और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी के बहाने इसलिए ढूंढ रहे हैं कि इन्हें ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान में शिकस्त देना नामुमकिन है। लिहाजा मैदान में शिकस्त देने की बजाय बेहतर यह है इनको मैदान से ही आउट करो। उसके लिए गेम की जा रही है, देखते हैं क्या करते हैं। 12 सुहेल अफरीदी साहब जाएंगे और फिर दोबारा खबर बनेगी, दोबारा वो धरना देंगे, बैठेंगे, शोर मचाएंगे। जो भी एक्टिविटी 2 दिन पहले हुई वो भी सारी दुनिया ने देखी और ये भी सारी दुनिया देखेगी। अलीमा खानम ने एक इंटरव्यू दिया ऑस्ट्रेलियन मीडिया को, उन्होंने चंद बातें की। उन्होंने कहा जी अदालती अहकामात के मुताबिक 1 हफ्ते में फैमिली, वकला और इमरान खान साहब के जो दोस्त हैं या सियासी लोग हैं, इनकी मुलाकातों की मद में 24 अफराद की इमरान खान साहब से मुलाकातें ज़रूरी हैं, जो अदालती अहकामात हैं। लेकिन ये पिछले 1 साल से मुलाकातें महदूद कर रहे हैं। ये पहले 6 फैमिली मेंबर से 3 पर और 3 से फिर 1 पर और फिर बिल्कुल मुलाकात पर पाबंदी पर पहुंच गए हैं, ये अलीमा खानम ने कहा। उन्होंने कहा इनके लिए मसला ये है कि इमरान खान इस वक्त
85 से 90% तक अवाम की आवाज़ है। और 11 दिसंबर को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मैं पेश हो रही हूँ, यानी आज के दिन, और चार्ज होकर शायद सज़ा की तरफ ये मुकदमा जा रहा है। मेरे ऊपर इल्ज़ाम ये है कि इमरान खान का पैगाम मैंने कौम तक क्यों पहुँचाया, और इमरान खान का पैगाम ये था कि कौम अपने हुकूक के लिए, जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ी हो जाए। ये जनाब अलीमा खानम ने इंटरव्यू दिया। एक और बात उन्होंने कि इमरान खान ने पैगाम भेजा कि आसिम मुनीर का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, अगर मुझे या बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो तनहा इसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा और किसी पे जिम्मेदारी नहीं आएगी। ये अलीमा खानम ने बैनुल अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू दिया, काफ़ी वायरल हो रहा है ये इंटरव्यू। और इसके अलावा एक और जनरल नईम लोधी साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। आप ज़रा इसके ऊपर गौर करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी सिंपली उन्होंने वो सारी चीज़ें कौम के सामने रख दी हैं जो इतने लंबे अरसे से एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही। अब ये रिटायर्ड जर्नैल हैं, ये कहते हैं आज अगर आप डिप्लोमेसी डिप्लोमेट्स के हवाले कर दें, मईशत इकोनॉमिस्ट के हवाले कर दें, सियासत सियासतदानों के हवाले कर दें, बातचीत कबायली बड़ों और सियासतदानों के हवाले कर दें और अपने काम पर तवज्जो मरकूज करें, अगर 6 माह में सब ठीक ना हो जाए तो आप कहिएगा। ये तो 6 माह कह रहे हैं ना, 4 माह में सब ठीक हो जाएगा। आज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसमें से निकल जाए, ये जो खेल वो खेल रहे हैं खेलना बंद कर दें, सियासतदानों को सियासत करने दें और मुज़ाकरात का रास्ता खोलें और चीज़ों को चलने दें। डिप्लोमेसी जो है डिप्लोमेट्स करें ना, मईशत को चलाने के लिए इकोनॉमिस्ट आगे आए, ना कि ये खुद अपना दिमाग वहां पे लगाएं। तजुर्बा ही नहीं है उसके अंदर इनका, ये कर ही नहीं सकते। जो सारी जिंदगी तरबियत ली है लड़ने की, ठीक करने चल पड़ते हैं मईशत को, तो मईशत कैसे ठीक होगी? वो तो नहीं हो सकती। तो ये नादरीन जनरल लोधी साहब ने कहा है, लेकिन इन्हें किसी की भी बात अभी समझ नहीं आ रही। तो बात इनको जब समझ आएगी तो फिर एक मिसाल इन पे सच साबित हो जाएगी कि अब पछताए क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। नादरीन, नून लीग ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नवाज शरीफ का फोटो नहीं उठाया, शहबाज शरीफ का फोटो नहीं उठाया। यानी पीटीआई जहां जाती है इमरान खान का फोटो उठाती है ना, यास्मीन राशिद का किसी पॉलिटिकल लीडर का फोटो उठाती है, लेकिन यहां नून लीग ने खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में नवाज शरीफ का नहीं, शहबाज शरीफ का नहीं, मरियम नवाज का नहीं, बिलावल का नहीं, कैप्टन सफदर का नहीं, उसके बेटे का नहीं, उसकी बेटी का नहीं, किसी का फोटो नहीं उठाया। बल्कि खैबर पख्तूनख्वा का जो सदर है अमीर मुकाम, उसका भी नहीं। इन्होंने फोटो उठाया आसिम मुनीर साहब का। यानी अब यह वक्त आ गया नून लीग का कि वो आसिम मुनीर साहब का फोटो उठाते हैं अपने लीडर के तौर पे असेंबली के अंदर जाके। देखिए, और आगे तो जवाब क्या मिला? जवाब ये मिला कि ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, ये तुम्हारा तो नहीं है, ये फौज का जनरल है, तुम्हारा लीडर नहीं है। वोट को इज्जत दो कहते कहते बूट को इज्जत दे दी। इनकी ड्यूटी बूट चाटने की लगी हुई है। ये तो खुद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्हें असेंबली में लेकर आए। तो नादरीन, ये असेंबली में तस्वीर पता क्यों लाई गई थी? ये इसलिए लाई गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान गुस्से में आए और कोई झपट के इनसे तस्वीर छीने और कोई वीडियो बने, उसके बाद कोई बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो जाए और एक नई बहस शुरू हो जाए मुल्क के अंदर। लेकिन पीटीआई उन्होंने भिगो के लित्तर मारे नून लीग को, लेकिन तस्वीर नहीं उन्होंने छीनी, बल्कि बाद में उन्होंने वो इजलास ही खत्म कर दिया। तो ये नून लीग की औकात रह गई है टोटल। उनकी सारी सियासत का इन्हिसार आसिम मुनीर साहब पर है। नवाज शरीफ पे या शहबाज शरीफ पे या कारकर्दगी पे या इनकी सियासत पे या इनकी मकबूलियत पे, किसी चीज़ पे उनका इन्हिसार नहीं है। इनका सारा इन्हिसार आसिम मुनीर साहब पे है कि वो इन्हें बचाएंगे। और आसिम मुनीर साहब को ना, मैं एक वैसे कभी मैं मशवरा देता नहीं, किसी को भी नहीं देता, लेकिन यहाँ हालात इतने ख़राब हैं कि उन्हें चाहिए कि अपने जो मुशीरान है ना, उनको ज़रा तब्दील करें। ख़ास तौर पे जो लोग उन्हें तकरीरें लिख के देते हैं, उन्हें बताते हैं क्या कहना है क्या नहीं कहना। कोई भी असरदार बयानियां बनाने में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अभी तक मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है। आसिम मुनीर साहब कोई भी एक ऐसी तकरीर या एक ऐसा जुमला नहीं कह पाए जो कौम जिसको फॉलो कर रही हो, या उसको अब पुराना माल ले आते हैं, उसकी नई पैकिंग करके बेचने की कोशिश करते हैं। यानी वही बातें जो ज़ियाउल हक के दौर से चली आ रही हैं, वही बातें जो मुशर्रफ के दौर से चली आ रही हैं, जो बातें गुज़िश्ता डिक्टेटर्स कह चुके हैं, वही बातें दोबारा होती हैं। यानी हरमैन शरीफैन की हिफाजत वाला जो बयानिया है वो आपको याद है कि जनरल मुशर्रफ ने भी बेच दिया था, जनरल ज़ियाउल हक ने भी मादी में बेच दिया था। अब तो यानी हमारा एक नया बयानिया होना चाहिए कि हम हमास के हथियारों से इसराइल की हिफाजत करने जाएंगे और इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत जो फ़ौजें देगी उनमें एक पाकिस्तान की फ़ौज भी मुबैना तौर पर हो सकती है। अब तो बयानिया ये बनाना चाहिए। इमरान खान ने रियासत मदीना कहा, उसकी जगह पे जनरल साहब को बताया गया कि आप रियासत तैयबा का नाम ले लें, तो क्या फ़र्क है?
यानी इमरान खान का बयानिया ही अगर आपने बाद में लेकर आना था तो फिर इमरान खान को निकालने का फायदा क्या हुआ, अगर उसी की नकल करनी है तो। और पाकिस्तान जिंदाबाद की जगह पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद इन्होंने लगा दिया। अब जिसने भी ये मशवरा दिया हमेशा जिंदाबाद वाला, उसके तो दिमाग पे मुझे मातम करने को दिल करता है। भाई पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद का मतलब क्या है कि ये हमेशा जिंदा रहेगा, इसमें हमेशगी शामिल है। ये पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद ये क्या है? आप जोर से कहें ना पाकिस्तान, तो आगे से सारी दुनिया ये कहेगी हमेशा जिंदाबाद, कोई नहीं कहेगा। जब आप कहेंगे पाकिस्तान, सारे बोलेंगे जिंदाबाद। तो चंगा भला पाकिस्तान का 78 साल से नारा चल रहा था और किसी बंदे ने यह मशवरा दे दिया कि जनाब आप ना कहा करें पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और भाई जिंदाबाद के अंदर जो है वो हमेशगी ऑलरेडी मौजूद है। ये उर्दू को जानने वाला कोई बुनियादी जानने वाला आदमी भी बता देगा कि ये जुमला ही गलत है। पाकिस्तान जिंदाबाद ये रियल वर्ड है। जब आप हमेशा जिंदाबाद कहते हैं तो जिंदाबाद का मतलब ही हमेशा का है। जिंदाबाद यानी जिंदा रहेगा, तो उसमें हमेशगी पहले से ही आ गई है। बहरहाल लिख के देने वाले भी जो है ना वो नैले ही है। मुझे लगता है जनरल साहब को अपनी टीम के बारे में सोचना चाहिए। अब नादरीन ने कुछ इतलात आ रही हैं और ये मेरे पास बराह रास्त नहीं है। कुछ जर्नलिस्ट हैं, रियाजुल हक साहब हैं, कुछ और लोग हैं, कुछ लोगों ने वीडियो भी इस पे बनाई है। वो दावा कर रहे हैं कोई फैमिली ब्लॉगर्स और टिकटॉकर्स को इकट्ठा किया जा रहा है और बजाय ये है कि कोई बिग ब्रदर है जो इकट्ठा कर रहा है और उसको कोई फरिश्ता करार दिया जा रहा है कि बिग ब्रदर जो है वो फरिश्ते हैं, बड़े कमाल लोग हैं। देखिए मैं चंद चीजें सामने रख देता हूं, ये जरा फैमिली ब्लॉगर्स भी गौर से मेरी बात सुन लें। मुझे उनसे बड़ी हमदर्दी है। मैं एक्चुअली ये चीजें देखता नहीं हूं, मेरी दिलचस्पी सिर्फ सीरियस कंटेंट में होती है। अपना रिसर्च के लिए इतना टाइम गुजर जाता है, सारा दिन खबरों के अंदर चीजें पढ़ने में, बहुत सारी चीजें लिखने में। मैं बल्कि किताब के ऊपर काम कर रहा हूँ, कोई डॉक्यूमेंट्रीज पे काम कर रहा हूँ, तो बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं है। फिर कोई ना कोई इवेंट्स आ जाते हैं, पीछे फ्लड था उसमें बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी, अभी हर हफ्ते कोई ना कोई इवेंट आ जाता है तो उसमें भी जाना पड़ता है, टाइम मिलता नहीं है। लेकिन मैं इन्हें एक मशवरा लगे हाथों दे देता हूं कि इन्हीं बिग ब्रदर्स की वजह से आज तक पाकिस्तान में इदारे नहीं बन पाए। इन्हीं की वजह से कभी सियासी और माशी इस्तेहकाम पाकिस्तान में नहीं आया। इन्हीं बिग ब्रदर्स की वजह से क्लाशनकोफ कल्चर पाकिस्तान में आया। इन्हीं की वजह से आधा पाकिस्तान 1971 में टूट गया। बलूचिस्तान और कबायली इलाकों में जबरी गुमशुदगियां यही बिग ब्रदर्स करते हैं। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में इन्हीं की वजह से मारा गया। जबरी गुमशुदगियां पाकिस्तान में जितनी भी हो रही हैं, चाहे वो सहाफियों की हो रही हैं, चाहे वो सियासतदानों की हो रही हैं, चाहे बाकी लोगों की हो रही हैं, यानी इसमें वकला की भी हुई हैं, और जितने इंसानी हकूक के लिए आवाज उठाने वाले लोग हैं उनको जबरी तौर पे लापता किया गया है। ये सारी जबरी गुमशुदगियां, इनके पीछे आपके बिग ब्रदर्स ही होते हैं। हुकूमतें बनाने और गिराने में भी बिग ब्रदर्स होते हैं। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जब भी पामाल होता है तो पुलिस वालों के साथ कोई ना कोई बिग ब्रदर होता है। कायदे आजम फातिमा जना, लियाकत अली खान, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, वली खान, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और इमरान खान तक तमाम लीडर्स जो निशाना बने इन्हीं बिग ब्रदर्स का निशाना बने। यानी इन्हीं बिग ब्रदर ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की ख्वाहिश पर मुल्क में रजीम ही तब्दील कर दिया, और इन्होंने ही 2024 का पाकिस्तान के जो मैंडेट है, अवाम ने जो मैंडेट दिया था, पूरा इलेक्शन बिग ब्रदर्स ने चोरी कर दिया। मन मर्जी की FIR लोगों के ऊपर करवा दी। सहाफियों को, वकीलों को, इंसानी हकूक के लिए आवाज उठाने वालों और अपने हकूक मांगने वालों तमाम तबकात के लोगों को जबरी तौर पर लापता किया। जजों और सियासतदानों के कमरों में जो खुफिया कैमरे लगाए गए वो भी बिग ब्रदर्स के ऊपर इल्जाम लगता है। ब्यूरोक्रेसी को अपनी मर्जी से इन्हीं बिग ब्रदर्स ने चलाया। सियासी मामलात में कभी बराह रास्त और कभी बिलवास्ता मुदाखलत करते रहे यही बिग ब्रदर्स, और बार बार इन्होंने अपने हलफ को तोड़ा। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के बानी हैं, उनके फरमान की भी इन्होंने खिलाफ वर्जी की। कभी ये जहादी बनाते हैं, कभी दहशतगर्द बनाते हैं। तो पाकिस्तान में जो एक तजर्बागाह बनाकर रख दी गई, पाकिस्तान को एक ऐसी लेबॉर्ट्री बना दिया गया जहां हर तरह का तजर्बा हुआ, तो इन तजर्बों के पीछे सबसे ज्यादा बिग ब्रदर्स रहे हैं। देखिए, हमें पाकिस्तान में किसी बिग ब्रदर की जरूरत नहीं है। हमें पाकिस्तान में आईन की बालादस्ती की जरूरत है, रूल ऑफ लॉ की जरूरत है, इंसानी हकूक और शख्सी आजादियों की जरूरत है, आजाद अदलिया और आजाद मीडिया की जरूरत है, मैंडेट के एहतराम की जरूरत है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहिए, मुल्क में मेरिट की जरूरत है। अब इन टिकटॉकर्स को या यूट्यूबर्स को, जो फैमिली ब्लॉगर्स हैं, इनको जो अफसरान तंग कर रहे थे ना, ये अफसरान मेरिट के ऊपर नहीं आए हुए थे, ये मेरिट के खिलाफ आए हुए थे ज्यादातर लोग। और क्योंकि इनको बिग ब्रदर्स लेकर आए थे, वो इन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे कि इमरान रियाज को पकड़ लो, फलाने को पकड़ लो, उसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, तो ये उनके लिए खिदमात कर रहे थे, तो ये आपे से बाहर हो गए और इन्होंने 2 नंबरी शुरू कर दी। अगर ये बिग ब्रदर्स का नाम ना लेते तो शायद बिग ब्रदर्स को कभी कोई एतराज ना होता। आज पाकिस्तान के ऊपर जो नाअहल और करप्ट टोला मुसल्लत है, उसके पीछे भी ये बिग ब्रदर्स हैं। अब ये जो टिकटॉकर्स हैं,
या जो फैमिली व्लॉगर्स हैं, या तो एस्टेब्लिशमेंट अपने अरबों के बजट में से इनको करोड़ों रुपया दे हर महीने ताकि इनका नुकसान ना हो। और देखें, अवाम की राय के खिलाफ अगर कोई वारदात वाकई डाली जा रही है तो मैं एक बात सीरियसली बता दूं कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़े सियासी एक्टर्स हैं ना, वो इस मुल्क में नाकाम हो गए। एक्चुअली तो ये लोग इंटरटेनर्स हैं, ये लोगों को इंटरटेन करते हैं। तो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग तब तक कामयाब रहते हैं जब तक कि वो लोगों के साथ जुड़े रहते हैं और लोगों की नजर में कंट्रोवर्शियल नहीं होते। जब वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं तो उनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है देर सवेर। तो इस चीज से बचने के लिए इन तमाम फैमिली व्लॉगर्स को मेरा ये मशवरा है कि अगर आप पे दबाव डाला भी जा रहा है तो कोशिश करें कि जितना हो सके इस कंट्रोवर्सी से आपने बचना है। बिग ब्रदर आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लग सकता है, हमें भी थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये ज्यादा देर के लिए या लंबे अरसे के लिए ये नुकसानदेह है और इसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो आप इससे महफूज रहें और अपना काम करें, अपने काम पर तवज्जो दें। आप लोग अच्छा इंटरटेन कर रहे होंगे लोगों को, तो लोगों को इंटरटेन करें, उन्हें खुश रखें और आप खुद भी खुश रहें और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन इस तरह की अगर कोई चीज़ आप करने जा रहे हैं तो एक मरतबा सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि बाद में फिर आपको भी ये कहना पड़ेगा कि अब पछताए क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो इससे आपने बचना है। नाज़रीन, एक खबर मैं आपको और देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में और भारत में एक ही दिन में 2 एक्टिविटीज़ हुई और दोनों एक्टिविटीज़ मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा। एक ही दिन अमेज़न ने यह ऐलान किया कि वो भारत में 35 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने जा रहा है और उसी दिन पाकिस्तान ने यह ऐलान किया कि IMF पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर्स कर्जा देने जा रहा है। अंदाजा करें आप, ये भारत है और ये पाकिस्तान है। एक के तैयारे गिरे और एक ने गिराए, लेकिन हम कहां खड़े हैं। 35 अरब डॉलर सिर्फ एक कंपनी भारत में सरमायाकारी लेकर आ रही है और पाकिस्तान से सारी कंपनियां जो बैनुल-अक़वामी थी वो एक एक करके भागती जा रही हैं, पाकिस्तान से निकलते जा रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं कर रहे लोग पाकिस्तान पे? 1.3 अरब डॉलर पाकिस्तान ने लिया, क्या हम इसी काम के लिए रह गए हैं, कर्जे लेने के लिए? और भारत सरमायाकारी भारत के अंदर लेकर आ रहा है। पाकिस्तान इतनी सरमायाकारी पिछले कई सालों में नहीं ला सका जितनी एक एक सौदे में भारत अपने मुल्क के अंदर ले आता है। बेशक वो बड़ा मुल्क है, लेकिन हमारे पास भी पोटेंशियल है, हम उनके साथ ही आजाद हुए। हमारे रुपए की जो कदर है वो भारत से ज्यादा थी, आज भारत से कम है और बहुत कम है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जनरल लोधी की बात जो है, जो मैंने पहले आपको सुनाई, उसे याद रखिएगा, बल्कि बार बार याद कीजिएगा। थोड़े दिन पहले आपका वफाकी वज़ीर इत्तलाआत कह रहा था कि पासपोर्ट की बड़ी इज्जत हो गई, पूरी दुनिया में लोग सैल्यूट मारते हैं, लोग जो है रश्क से देखते हैं पाकिस्तान का पासपोर्ट। मैं एक चीज बताता हूं आपको, ये देखें, ये नई रैंकिंग आ गई है इंटरनेशनली दुनिया के पासपोर्टों की। जो दुनिया के 5 बदतरीन पासपोर्ट हैं उनमें एक पाकिस्तान का है। अफगानिस्तान, शाम, इराक, सोमालिया और पाकिस्तान। और यमन, शुमाली कोरिया, फलस्तीन, बांग्लादेश, सूडान, लीबिया, कीनिया, नाइजीरिया, एथोपिया, ईरान, नेपाल, भूटान, कांगो, श्रीलंका, बर्मा, वियतनाम, बोस्निया, ये सारे मुल्क पाकिस्तान से बहुत बेहतर हैं। इनके पासपोर्ट पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। इंडिया तो बहुत ही बेहतर है। ये पाकिस्तान की हालत किसने की? किसने की पाकिस्तान की ये हालत? और क्यों हुई ये पाकिस्तान की हालत? लोग क्यों हम पर एतबार नहीं करते? इसलिए कि हम दुनिया को धोखा देते हैं और पाकिस्तान की हुकूमतें और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है। नादरीन, एक डाटा मैंने आपको दिखाया था अपने पिछले वीलॉग में। मैं अनफॉर्चुनेटली इस वीलॉग में भी वो आपको नहीं शो कर पाऊंगा, खबरें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैं प्रॉमिस आपसे किया हुआ है, बड़ा तफसीली मैंने इसके ऊपर काम किया है कि ये जो मुल्क डिफ़ॉल्ट होने लगा था इमरान खान के दौर में, ये जो कहानी सुनाते हैं और इन्होंने डिफ़ॉल्ट से बचाया, इस कहानी का सारा नितारा मैंने निकाला हुआ है। इस पे जो वीलॉग है वो आपको मैं जल्द बताऊंगा, उसके लिए मुझे चंद मिनट चाहिए होंगे, 5-7 मिनट। तो अभी तो इतना टाइम नहीं है, तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।